बारे में बात की, आपके संविधान का इतिहास बता दिया, संविधान के फीचर्स बता दिए। तो आज शुरू होगा पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के भाग। ठीक है भाई, भारत के संविधान के भाग, क्या देखो, भारत के संविधान के भाग, संविधान के भाग, ये है हमारा खास टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ से पहले अगर कोई ऐसा छात्र है जिसको सर मुझे तो ये दिक्कत है, तो वो मुझे बतावे। ठीक है सर, आप 2 दिन बाद चले गए, मैं इसी काम से मुझे बाहर जाना पड़ जाता, फैमिली का कोई काम था, फैमिली के काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आपने अच्छा किया, अपनी यूट्यूब क्लास देखा, यूट्यूब क्लास सेशन लिया था मैंने बेसिकली, वो पहले से लिया था आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा, तो ये बेसिकली क्या है, मान के चलिए दिस इज योर नोटबुक, जिसके अंदर संविधान की जो व्याख्या होती है, हम मान के चलेंगे सर ये हमारा संविधान है, वी आर राइटिंग दिस संविधान, दिस इज संविधान। तो सर संविधान जो बना हुआ है हमारा, वो किस चीज से बना हुआ है? संविधान बना हुआ है हमारा, सबसे पहले होती है सर प्रस्तावना। प्रस्तावना को हम बोलते हैं प्रेम्बल, प्रेम्बल को हमने डिस्क्राइब कर लिया है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस, प्रेम्बल को हमने डिस्क्राइब कर लिया है। समझने के बाद इसके बाद से क्या होती है अनुसूची, इसके बाद होती है अनुसूची। अनुसूची को क्या बोलते हैं सर? अनुसूची को बोलते हैं शेड्यूल्स, अनुसूची को बोलते हैं शेड्यूल्स, और शेड्यूल्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलो शेड्यूल्स हमने स्टार्ट किया, शेड्यूल्स नहीं किया, ठीक है, शेड्यूल्स हमने स्टार्ट किया। इसके बाद आते हैं आपके भाग, संविधान के भाग, पार्ट्स, संविधान के पार्ट्स। और इन्हीं संविधान के भागों के अंदर होते हैं अनुच्छेद, जिसको आप बोलते हैं आर्टिकल्स, आर्टिकल्स बोलते हैं। तो चलो अगर अनुसूची आपकी डिस्क्राइब नहीं हुई है, ठीक है, अनुसूची आपकी डिस्क्राइब नहीं हुई है, पहले अनुसूची को डिस्क्राइब करो, तो पहले अनुसूची को डिस्क्राइब करूंगा, अनुसूची को ही हम डिस्क्राइब करा इसी के ऊपर आइए, या पहले अनुसूची पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट्स के लिए शेड्यूल्स, शेड्यूल्स क्या चलेगा शेड्यूल्स। ठीक है, और यहाँ लिखिए संविधान के अनुसूची, क्लियर नहीं अनुसूची। देखो मैं लिखवाने के लिए तो भाग ही पहले पता आपसे पहले जितने भी मैं उसमें पहले भागों को पता फिर अनुसूची पता। अब एक बार होता है एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का मतलब है किस तरीके से चीजें लिखी सबसे पहले प्रस्ताव फिर अनुसूची फिर आगे। ठीक है, तो मैं पढ़ा दूं ऊपर नीचे देता मतलब ऐसा कुछ नहीं करके ऑर्डर बनाना है, बहुत सारे टीचर फंडामेंटल शुरू करते हैं ठीक है, फिर भी एक बार देता हूं कि नहीं मान के चलता हूं पहली बार पॉलिटी पढ़ा है। ठीक है, आप पहली बार पढ़े या फिर आप पॉलिटी के स्मार्टेस्ट हैं, ठीक है, तो भी आपको इससे फायदा मिलेगा क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर बना के लेकर चलता हूं सो दैट कि आपको पॉलिटी में किस लेवल पे दोबारा पढ़ना पड़े। ठीक है, ये नहीं अब पहले मैं अनुसूची पढ़ा देता हूं उसके बाद मैं संविधान के बाद आगे बढ़ाऊंगा ठीक है, इसी पहले से लिखा है तो मतलब 2 पेज छोड़ दूंगा। ठीक है, तो अब इसमें आप करेंगे अनुसूची। तो अगर शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो प्रारंभ में कितनी थी? सब प्रारंभ में ये हुआ करती थी हमारी 8 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? सब वर्तमान में 12, वर्तमान में 12 है। ऐड ऑन कितने हुआ है? सब 4 ऐड हो गया है, +4 हुआ है, +4। अभी तो 4 ऐड ऑन हुआ है। ठीक है, ये क्यों हुआ है इसके पीछे का कारण क्या है वो सब चीजें समझेंगे। उससे पहले जानिए अनुसूची, अनुसूची संविधान अनुसूची होने का कारण क्या है? संविधान में अनुसूची होने का कारण क्या है? अनुसूची होने का कारण क्या है? होने का कारण क्या है? संविधान अनुसूची होने का कारण क्या है? ये बड़ी रीजन संविधान अनुसूची के लिए कारण ये है तो वे प्रावधान जो अनुच्छेदों में डिस्क्राइब नहीं है, वे प्रावधान जिनको अनुच्छेदों में स्थान नहीं मिला था उनको यहाँ रखा गया, जिनको अनुच्छेदों में स्थान नहीं मिला, अनुच्छेदों में स्थान नहीं मिला, जिनको अनुच्छेदों में स्थान नहीं मिला था वो यहाँ पे रखी गई। दूसरी चीज इसके अंदर वो प्रोविजन रखे जाते हैं जिसके अंदर अमेंडमेंट करना, ठीक है, जिसके अंदर अमेंडमेंट करना। ठीक है, अनुसूची के अंदर जो चीजें होती है इसमें संशोधन करना, इसमें संशोधन करना आसान होता है, इसमें संशोधन करना सरल प्रक्रिया है, संशोधन करना सरल प्रक्रिया, संशोधन करना सरल प्रक्रिया, इसमें संशोधन करना इसमें जरूरी है, बिना इसमें तो बात नहीं बनेगी, लेकिन इसमें संशोधन करना सरल प्रक्रिया है, थोड़ा ठीक है, थोड़ा सरल प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें संशोधन करना थोड़ा सरल प्रक्रिया है और संरचनात्मक ढंग से इसमें संशोधन हो जाएगा और संरचनात्मक ढंग से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में संरचनात्मक ढंग से परिवर्तन संभव है, संरचनात्मक ढंग से परिवर्तन संभव है, ये भी जरूरी है, संभव है। ठीक है, अमेंडमेंट इज पॉसिबल इन द स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, अमेंडमेंट इज पॉसिबल इन द स्ट्रक्चर्ड फॉर्म इन द शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुसूची के अंदर अगर रचनात्मक ढंग से परिवर्तन करना चाहते हो वो चीज संभव है, इसलिए ये चीज यहाँ पे रखी जाती है। ठीक है, क्या रखेंगे? ठीक है, आप इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, कोई समस्या होती है तो आप मुझे बताइए, एक बार सुनेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर आगे। नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। हाँ लवीश, कैसे क्लास ऑफ थी? अरे लवीश भाई ऑफ थी भाई, ओके सर प्लीज हेडिंग रिटर्न कर दो, लो शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की सूचियां। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भैया अब इसके अंदर अपनी जितनी भी अनुसूचियां हैं क्यों है ये तो आपको समझ आ गया होगा। इसकी कोई वास्तविक परिभाषा नहीं है कि अनुसूचियां क्या होती हैं या क्यों होती हैं, ऐसी कोई वास्तविक परिभाषा नहीं है, ये सोचने समझने की क्षमता के अनुसार बनाई गई परिभाषाएं हैं, पहली चीज तो है। दूसरी चीज ये है आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि अनुसूचियां संविधान में क्यों होती हैं। ठीक है, आपके किसी बड़े एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित जो कथन है किस अनुसूची को डिस्क्राइब करता है, निम्नलिखित अनुसूची में क्या लिखा हुआ है। इसमें अनुसूची को डिस्क्राइब करता है अनुसूची नंबर 1, एक एक सारी अनुसूची को समझते हैं, सबसे पहले समझेंगे अनुसूची नंबर 1, अनुसूची फर्स्ट। ठीक है, चलो भाई फटाफट से इसका अपना अनुसूची फर्स्ट समझेंगे। ठीक है, चलो भाई अब अनुसूची फर्स्ट के अंदर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इसको शुरू फर्स्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है? अनुसूची फर्स्ट में लिखा हुआ है भारत के राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के तथा संघ शासित प्रदेशों के, भारत के राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के या प्रदेशों का वर्णन इसमें दिया गया है, प्रदेशों का वर्णन इसमें दिया गया है, प्रदेशों का वर्णन है वो इसमें दिया है, इसमें दिया गया है, दिया गया है। तो भारत के राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों का वर्णन इसमें दिया है। ठीक है, कहने का मतलब है कि राज्य है या यूटी है, राज्य है कोई या यूटी है, उसकी सीमा है, उसकी बाउंड्री है, उसका वर्णन इसमें दिया है, उसकी सीमा है, बाउंड्री है, उसका वर्णन इसमें दिया है। ठीक है, उसका क्षेत्र है कि भाई उसका क्षेत्र है, उसका वर्णन इसमें दिया है। ठीक है, कि मतलब हमारे उसका क्षेत्र है, हमारे उसका विस्तार है, एक्सपेंड है, वो वहां पे दिया है। ठीक है, अब भाई राज्य है यूटी ये सब बताया गया। अच्छा, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैंने बनाया, आप ये इंडिया में, ठीक है, चलो थोड़ा सा खराब गया, चलो दोबारा से बनाते हैं, दोबारा से भाई एक मौका फिर से लगाना पड़ेगा इसमें। चलो इंडिया में आप इंडिया में आप जैसे जानते हैं अब ये टाइप मैं बताता हूं आपके लिए। ठीक है, चलो ये मेरे भाई मान लो ये कैसे पता है कि ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, ये हिमाचल है, ये पंजाब है, ये दिल्ली है, ये उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये सिक्किम है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, यहाँ गोवा है, यहाँ केरल है, यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ आपका उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, यहाँ आपका जहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ आपका झारखंड है, यहाँ का एमपी है, यहाँ तेलंगाना है, आंध्र है, ठीक है, कर्नाटक है। तो वो क्यों है, इसका विस्तार कैसा है, वो चीज आपको कहां देखने को मिलेगी, वो अनुसूची में देखने को मिलेगी कि हमारे क्षेत्र में विस्तार किस प्रकार से अनुसूची में दिया गया है। अनुसूची नंबर 2, अनुसूची नंबर 2, अनुसूची नंबर 2, अनुसूची नंबर 2 के अंदर जितने भी सरकारी लोग होते हैं, ठीक है, जितने भी सरकारी लोग होते हैं इनके वेतन के बारे में चीजें बताई गई हैं। ठीक है, कि वेतन क्या मिलेगा, सभी सरकारी पदाधिकारियों की जो वेतन है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। सरकारी पदाधिकारियों के वेतन, सरकारी पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन तथा भत्तों का वर्णन, प्राप्त होने वाले वेतन तथा भत्तों का वर्णन है, वेतन तथा भत्तों का वर्णन, भत्तों का वर्णन आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितने सरकारी पदाधिकारी हैं इनको प्राप्त होने वाले जो सैलरी है या अलाउंसेस है, ये सैलरी है या अलाउंसेस है, अलाउंसेस है, तो इनका जो डिस्क्राइब है वो आपको देखने को मिलता है, सैलरी अलाउंसेस है, उनका वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर जी, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़िए। उसके बाद आती है आपकी अनुसूची थर्ड, अनुसूची थर्ड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अनुसूची थर्ड इस बारे में डिस्क्राइब करती है, अनुसूची थर्ड हमारी डिस्क्राइब करती है बेसिकली कि आप कह सकते हैं इसके अंदर सभी सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, सभी सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, पद ग्रहण से पहले ली जाने वाली शपथ, द्वारा पद ग्रहण से पहले ली जाने वाली शपथ से पहले जो शपथ ली जाती है वो पहले
अरे शब्द अब लेट्स शब्द होगा, लेकिन इसके अंदर एक अपवाद है, इसके अंदर एक अपवाद है, अपवाद का मतलब क्या है? अपवाद है इसके अंदर राष्ट्रपति की शपथ नहीं होगी। अपवाद है इसमें राष्ट्रपति की शपथ है उसमें नहीं होगी, वो सिर्फ आर्टिकल 60 में होती है। याद रखना। ठीक है, ओथ टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल बिफोर टेकिंग अ पोस्ट, ओथ टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल फ्रॉम टेकिंग अ पोस्ट। ठीक है, इसके अंदर ओथ होती है, ओथ। क्लियर? जी हां। इसके बाद आप लिखेंगे अगला अनुसूची 4, अनुसूची 4। अब देखो अनुसूची 4 क्या बताती है कि आपने बताया कि राज्यसभा की टोटल सीट कितनी है आपकी? तो राज्यसभा की जो टोटल सीट्स है वो मैक्सिमम जो हो सकती है वो 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में उन सीटों की जो संख्या है वो 245 है, 245 है। तो हर एक राज्य में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से रहेगा वो अनुसूची 4 में बताया गया है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में राज्यों तथा यूटी का राज्यों/यूटी का प्रतिनिधित्व आपको लिखना बताया है। ठीक है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटी एंड स्टेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटी एंड स्टेट इन राज्यसभा, इन राज्यसभा, इन राज्यसभा। ठीक है? राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व वो आपको अनुसूची 4 में लिखने को मिल जाता है। राइट? आप चीजों को ऐसे 7 स्टेप्स नहीं बताए कि भाई असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ठीक है? यानी हमारी सैलरी के अकॉर्डिंग आएगी। यदि आप जो है सरकारी कर्मचारी नियुक्त होते हैं केंद्र सरकार के अधीन, तो उस कंडीशन में आपकी सैलरी का वर्णन होगा तो अनुसूची 2 में लिखना पड़ेगा। पीयूष मेरे भाई वो कंप्लीट हो चुकी है, इसके बारे में बात करें। ओथ का क्या मतलब है? मेरे बच्चे ओथ का जो मतलब है वो होती है शपथ, ओथ इंग्लिश में शपथ बोलते हैं। ठीक है? जब नोट कर ले तो आप मुझे बताना। व्हेन यू कंप्लीट नोटिंग दिस प्लीज लेट मी नो अबाउट इट। जैसे ही आप सभी इसको सावधानीपूर्वक लिखें बताना। प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व का मतलब रिप्रेजेंटेशन की वास्तविक में बताएंगे। प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की सीटों का विभाजन कैसा है उसी को प्रतिनिधित्व बोलते हैं मेरे भाई। राज्यसभा के बारे में पढ़ाओ। देखो राज्यसभा के बारे में अगर जानना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 80। ठीक है? जब आर्टिकल 80 बताया जाएगा तब पढ़ लेना, राज्यसभा का वर्णन है पूरा। ठीक है? नोट करें समझ। तो ये आपकी 4 अनुसूचियां हैं। मैं ज्यादा पेज नहीं ले रहा हूं, ज्यादा जितना आपको लिखना चाहिए उतना आपको लिखना मिल रहा है। अनुसूची 5 पर आइए, अनुसूची 5 पर आइए। अनुसूची 5 लिखा हुआ है अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र बताओ, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन, जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन, क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन, ये प्रशासन का वर्णन आपको देखना पड़ेगा, का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? जी हां। आई गेस आप इस चीज को समझ पाए होंगे। इसको बोलते हैं शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया या शेड्यूल ट्राइबल एरिया, शेड्यूल ट्राइबल एरिया, एरिया एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन आपको यहां देखना पड़ेगा। इन दोनों के एरिया एडमिनिस्ट्रेशन आपको यहां देखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? अब हम बात करेंगे अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। शेड्यूल 6, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6। अच्छा आप सोचेंगे सर बता दीजिए, सर जल्दबाजी में क्यों लग रहा है? नहीं, मैं जल्दबाजी में नहीं हूं। बहुत शांति से बता रहा हूं चीजों को। देखो इसमें क्या है, कोई ऐसा एरिया जहां पे रहने वाले जो लोग हैं वो काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं, समाज की दृष्टि से अगर हम देखें। जनजातीय क्षेत्र है, जहां पे रहने वाले लोग हैं वो अमीर टाइप वाले लोग हैं, जो आप देखते हो पुरानी पिक्चरों में जो आदि मानव टाइप हाल की एरिया तो वो जितने भी एरिया अनुसूचित जनजाति से बिलोंग कर रहे होते हैं या फिर किसी अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित मतलब जिसकी सूचना सरकार को ना हो, तो वो चीज अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति कहलाती है। और रहने वाले जो लोग हैं अनुसूचित जनजाति कहलाते हैं। तो उन एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे होगा? देखो एक बात है, अगर आप मुझसे बताओगे कि सर आज से कानून ये है कि रात 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने कानून फॉलो नहीं किया, मुझे सजा दी जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप किसी आदिवासी को बताओगे कि रात 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है, तो वो समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो उनके तौर तरीके उनको अलग प्रकार से प्रशासित करना पड़ता है। ये हमारा राष्ट्र क्या करना है। तो यहाँ पे एरिया एडमिनिस्ट्रेशन है या तो एनसी-एसटी के द्वारा दिया जाता है, नेशनल राइट, ठीक है, के द्वारा दिया जाता है, आर्टिकल 301 के द्वारा दिया जाता है, या फिर इसको देखने के लिए हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कुछ प्रोविजंस कुछ प्रावधान बनाते हैं। अच्छा कुछ एरिया ऐसा होता है जैसे वहां पर आपका अनुसूचित क्षेत्र नहीं होता, तो वहां के कानून बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अनुसूचित क्षेत्र से बात करते हैं, अनुसूचित या फिर आप समझ लेना असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का 18 mm, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का प्रशासन, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का, मेघालय और मिजोरम का प्रशासन है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे हैंडल होगा वो आपको यहाँ देखने को मिलता है अनुसूचित क्षेत्र, इस एरिया का प्रशासन। ठीक है? लिखना चाहिए ना प्रशासन प्रावधान। ठीक है भाई? प्रावधान, प्रावधान का इंग्लिश होता है प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन बोलते हैं। ठीक है? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसके बाद अनुसूची आपकी आ गई 7। अनुसूची 7 जो है बेसिकली आप बात करेंगे संघ राज्य के मध्य शक्ति विभाजन की बात रिटेन करते हैं। शेड्यूल 7 संघ राज्य के मध्य, संघ राज्य के मध्य शक्ति विभाजन, संघ राज्य के मध्य शक्ति विभाजन, पावर डिवीजन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है? पावर डिवीजन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। देखिए पावर डिवीजन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, पावर डिवीजन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, राज्य और केंद्र के मध्य शक्ति विभाजन। आखिरकार शक्तियां क्या होती हैं? अगर मैं इस बारे में पूछूं कि आखिरकार शक्ति क्या है, मैं आपसे पूछता हूं कैसे पावर्स पावर्स क्या होती है, तो आप सिंपली बताओगे सर इस कहीं पर कानून बनाने का अधिकार है, चलती है सही बात। तो किस विषय पर कानून कौन बनाएगा उस चीज को शक्ति विभाजन के रूप में विभाजित किया गया है। आप अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूची देखने को मिलती है, 3 प्रकार की सूची देखने को मिलती है। इनको बोलते हैं 3 लिस्ट, 3 लिस्ट आपको देखने को मिलती है। वो 3 लिस्ट कैसे कैसे होती है? पहली लिस्ट कौन सी है, दूसरी लिस्ट कौन सी है, तीसरी लिस्ट कौन सी है? सबसे पहले आपकी सेंट्रल लिस्ट, दूसरी लिस्ट आपको देखने को मिलती है यूनियन लिस्ट और तीसरी लिस्ट आपको देखने को मिलती है स्टेट लिस्ट। ठीक है? सेंट्रल, यूनियन एंड स्टेट। ठीक है? चलिए अब बात करते हैं सेंटर एंड यूनियन एंड स्टेट के बारे में। सेंट्रल लिस्ट के अंदर कुछ विषय होते हैं, इसके अंदर कुछ विषय होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर जो कानून बना सकता है वो सिर्फ केंद्र ही बना सकता है, केंद्र ही कानून बनाएगा इसके ऊपर। याद रखना। ठीक है? मैंने गलत लिख दिया है, सेंटर और यूनियन की बात होती है। सेंटर और यूनियन जो होती है वो एक बात होती है, सेंटर यूनियन की बात है। ठीक है? और इसके पड़ेगा एक ही बात होता है। ठीक है? दूसरी राज्य इसको होता है स्टेट, तीसरी है संपत्ति, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट संपत्ति इसको बोलते हैं केंद्र। इसके ऊपर कानून बना सकता है, इसके ऊपर कानून बनाने की शक्ति होती है केंद्र होती है, इसके ऊपर कानून बनाने की शक्ति राज्य होती है। लेकिन संपत्ति के ऊपर राज्य भी कानून बना सकता है और इसके ऊपर केंद्र भी कानून बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, दोनों इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। लेकिन अब बात आती है अधिकारी विषय क्या होते हैं। देखो आपका घर है, जी हां, आपके यहाँ शासन चलता है, जी हां, लेकिन उसके अंदर सब्जी लगा है। अगर बाहर का कोई डिसीजन है घर के बाहर कि वो जमीन हमें लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, तो डिसीजन सबका राज्य का। लेकिन घर के अंदर का कोई डिसीजन है कि आज सब्जी किसकी बनानी चाहिए, आज शिमला मिर्च बनेगी या फिर आज बनेगा कद्दू, तो ये कौन देगा, ये देगा माता जी। लेकिन अगर एक डिसीजन है कि आपकी बुक कौन सी आनी है, आपको बैच परचेज करना है, इसके ऊपर डिसीजन लेंगे आप। अब एक चीज आती है आपकी पढ़ाई कैसे होनी है, उस चीज के ऊपर डिसीजन कौन लेगा, आप क्यों लेंगे। एक तरीके से सबके पास तो बात है सेंट्रल के अंदर टॉपिक्स होते हैं, एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के टॉपिक्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे परमाणु है, रेलवे है, रेलवे है, तो रेलवे पूरे देश का है ना, तो पूरे देश का रेलवे तो उसको कानून बनाएगा, ये बनाएगा, ये केंद्र बनाएगा। ठीक है? रक्षा है देश की, उसको कानून बनाएगा, डिफेंस बोलते हैं। अच्छा संख्या कितनी है इनकी, सर इनकी संख्या कितनी है, विषयों की संख्या, विषयों की संख्या कितनी है सर, पहली हुआ करती थी 97, पहली हुआ करती थी 97 और अभी वर्तमान में कितनी है सर, तो वर्तमान में हो गई 100। राज्य के ऊपर राज्य कानून बनाएगा, इसमें विषयों की संख्या पहले जो हुआ करती थी सब हुआ करती थी आपकी 66 और अभी हो गई 51, कम हो गई, बढ़ गई। संपत्ति में केंद्र बना सकता है, राज्य बना सकता है, जैसे एजुकेशन वाले स्टेट के एग्जांपल देखो, स्टेट के पुलिस भूमि, ठीक है, लैंड रिफॉर्म भूमि से रिलेटेड जागीदारी वगैरह स्टेट देखता है। इसके अंदर जो संख्या सबसे 40 समथिंग 52 हो गई, बट 60 माइनस 51, 60 माइनस 51, 66 60 माइनस 47 52 हो गया। नोट करो इसको। सर जो करंट में राष्ट्रपति है वो फिर आदिवासी लोगों के लिए सोचते होंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है? ऐसा नहीं होता। जब आप किसी पद को हासिल करते हैं तो आप उस पद की गरिमा को बनाए रखें, उस बारे में सोचते हैं कि किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। समानता का अधिकार जो है भारत के मौलिक अधिकारों के द्वारा दिया जाता है। लिंग, जाति, वर्ग, धर्म, रंग, जन्मस्थान, लिंग आदि के आधार पर कोई भेद नहीं दिया जाएगा, तो फिर भी राष्ट्रपति को क्यों भेद करेंगे भाई। नोट करना, ये आपके अनुसूची 7 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है? चलो अब अगर मैं आपसे पूछूं जैसे संचार है, कम्युनिकेशन, तो इसके ऊपर कानून कौन बनाएगा। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल ले लिया, देखो सब परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग या शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब जो है ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। ठीक है? सब नोट करना। राजीव को कला क्लास तुरंत नोट करना। ठीक है? 1 मिनट छोड़ रहा हूं, 1 मिनट बना लो। ठीक है? चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करना। ठीक है? मेरा ओके अनुसूची 7 हमने क्लियर कर दिया। अब अनुसूची 8 पर आइए। अनुसूची 8 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अनुसूची है। अनुसूची 8 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अनुसूची है। अनुसूची 8 के अंदर भारत की आधिकारिक भाषाओं का वर्णन है, भारत की आधिकारिक भाषाओं का वर्णन है।
आधिकारिक भाषाओं का वर्णन है। आधिकारिक भाषाएं कौन सी होती है? देखो, आधिकारिक भाषा होती है वो भाषा जो भारत में प्रयोग में लाई जा सकती है, उसको प्रयोग में लाने से रोक नहीं सकता। बेसिकली अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन बोलते हैं? आधिकारिक भाषा। तो जब संविधान की शुरुआत हुई, संविधान की शुरुआत में कितनी थी? संविधान के प्रारंभ में ये भाषाएं कितनी थी? 14 थी भाषाएं। और कौन सी थी पता करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन फिर कोई बच्चा इसको जानना हो तो बता देना, लेकिन उसके बाद 15 भाषा है, ये कभी से 21वां संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967, ये भाषा पहली थी, इसका नाम था सिंधी, सिंधी भाषा है। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, अब ये कौन कौन से 16th 17th और 18th ये भी ऐड हो गए। ये कौन सा 71वां संविधान संशोधन, 71वां संशोधन, 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, वो ये उसके अंदर हो जाती है, अंडरस्टैंड। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये मैथिली और संथाली, ठीक है, ठीक है। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये भाषा आपको देखने को मिलती है 19, 20, 21 और 22। एक बार सर ये हो गया 92वां संशोधन, 92वां संशोधन और हुआ कब सर 2003 में, 2003 में 92वां संशोधन हुआ और जाके ये चीज ऐड हो गई। अंडरस्टैंड दिस? यस सर, शाबाश। तो इस चीज को आपने, इस चीज को आप याद रखिए, इस चीज को आप रखिए याद, और कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हंसते नहीं, हर सराय में मस्ती करते हैं, मैंने बताया चलिए सब है। टाइम यूजिंग वाले जो है वो आते हैं, ठीक है, एक बार उनका क्लास एक ऑफ होता है 140 या 130 आसपास, तो आते हैं एक बार, तो वही आते हैं पूछे तरीका आज से मैं आंसर बस यही पूछे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें आगे। अगर आपने यार सोचा कल ही है इस तरीके से भाषाएं जब बैठनी आपको याद होगी, फिंगरटिप्स होनी चाहिए, चीजें आपको फिंगरटिप्स होनी चाहिए। पहले 14 थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। नोट हो गया आपको? आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ें। अनुसूची 9 का जिक्र करते हैं, इसी का जिक्र करते हैं, अनुसूची 9 का जिक्र हम इसमें करते हैं। जो अनुसूची 9 है आपकी, अनुसूची 9 इस संविधान के प्रारंभ में नहीं थी, जो अनुसूची 9 है ये पहले नहीं थी, लेकिन अब संविधान के अंदर देखने को मिलती है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इस अनुसूची को ऐड करना पड़ा? इसके पीछे शुरुआत में भले ही नहीं थी, लेकिन फिर क्या होता है कि भूमि सुधार की आवश्यकता पड़ने लगी, लैंड रिफॉर्म्स की आवश्यकता पड़ने लगी। धीरे धीरे जमींदारी प्रथा लोगों के अंदर फैली हुई एक सबसे बेकार प्रथा है, जिसकी वजह से लोग अपना विकास नहीं कर पा रहे, क्योंकि लैंड नहीं है। तो 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया, संविधान में ऐड किया गया, संविधान में जोड़ा गया, संविधान में जोड़ा गया, संविधान में जोड़ा कैसे गया? संविधान में जोड़ा गया भाई, संविधान में जोड़ा गया भाई, फर्स्ट संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया, ठीक है, 1951 में जोड़ा गया, ठीक है, याद रखो, ठीक है, चलो याद रखो, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अंदर विषय जोड़ा गया था, इसके अंदर विषय याद रखना। अगर आप टॉपिक याद नहीं रखोगे तो वो आपके लिए एरर देगा। रीजन क्या है कि आपसे एग्जाम में बैठेगा, आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम संविधान संशोधन के बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसका विषय क्या है? विषय मतलब क्या है? संबंधित किससे? तो 9वीं अनुसूची से उल्लेखित क्या है? वो है भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। इसके अंदर है भूमि सुधार, इसके अंदर भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स, इसके अंदर लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, इसके अंदर जैसे लैंड रिफॉर्म्स आपने जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा, ये सब था, इसी के होता है जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा या जागीरदारी प्रथा या जागीरदारी प्रथा का अंत आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इसी के होता है। इसको बोलते हैं मेकिंग जागीरदारी एंड जमींदारी सिस्टम एब्सोल्यूट, मतलब उनको खत्म करना। इसके बाद भैया अनुसूची 10, अनुसूची 10 उसके बाद संविधान में जुड़ी गई, शेड्यूल 10, शेड्यूल 10, शेड्यूल 10 जुड़ गई, शेड्यूल 10 संविधान में जुड़ी गई, कब जुड़ी गई? संविधान में कब जुड़ी गई? संविधान में जुड़ी गई, लेकिन संविधान में कब जुड़ी गई? संविधान में जुड़ जाती है भाई 52nd संशोधन 1984। इसके अंदर सब्जेक्ट क्या था? इसके अंदर सब्जेक्ट दल बदल कानून, जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून अर्थात एंटी डिफेक्शन लॉ। सब्जेक्ट हमें दल बदल कानून, उसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। अगर कोई पॉलिटिशियन है, ठीक है, अपनी जगह से वो हटेगा और दूसरी पार्टी को करेगा, यदि वो इलेक्शन को जीत चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में दल बदल के उसका जो सदस्यता है उसको भंग कर दिया जाएगा, यानी वो फिर लागू नहीं रह सकती। ये सब्जेक्ट था दल बदल कानून का, आपको अनुसूची 10 में देखने को मिलता है, अनुसूची 9 में। अब आपको अनुसूची 11 और अनुसूची 12 जो आप इसे नोट कर लेंगे, फिर हम उसको लिख पाएंगे। आगे क्या है, मुझे मस्ती मस्ती भाई कैसे हैं? अभी हम बच्चा था जब 10th क्लास में था, पढ़ता था हमसे, अभी वो 9th से। चलिए मजा आता है अपना डेंटिस्ट को, बिल्कुल डाल देता है। चलो अब देखते हैं, देखो क्या होगा कि डेंटिस्ट तो भाई ऐसे प्रोफेशन नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल इसकी, ठीक है। चलिए ऐड कीजिए, बच्चा 1985 लिखा तो है, कौन से संशोधन में 52nd में ये भी लिखा है, ठीक है, ध्यान दो थोड़ा सा। इसके बाद आती है आपकी अनुसूची नंबर 11, इसके बाद आती है आपकी अनुसूची नंबर 11, अनुसूची 11, अनुसूची 11 को संविधान में स्थान दिया जाता है भाई, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। और ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये हुआ तब 1992 में हुआ था, लेकिन ये लागू कब हुआ था? सर लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके सबसे समझो, इसके अंदर था क्या? इसका सब्जेक्ट क्या था? इसका विषय क्या था? सब्जेक्ट वाला विषय है, इसका विषय था ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत विस्तार को देखने को, ग्राम पंचायत विस्तार के साथ संविधान में कुछ ऐड भी किए गए थे, अनुसूची 11 के साथ संविधान में परिवर्तन किए गए थे। तो संविधान परिवर्तन किए गए जैसे आपके संविधान में भाग 9 पहले से ही था, भाग 9 पहले से ही था, लेकिन भाग 9 के अंदर आर्टिकल 243 पहले से ही था, आर्टिकल 243 पहले से ही था, लेकिन इस 243 के अंदर आर्टिकल इसे लेके उधर जुड़ गया, ये बिल्कुल 4 से स्टार्ट हुआ। 9 11 अनुसूची जुड़ी थी, ग्राम पंचायत विस्तार में जुड़ा था, 24 अप्रैल 1993 में जुड़ा था, इस वजह से इस दिन हम पंचायती राज दिवस के रूप में 24 अप्रैल को आज की डेट में पंचायती राज, पंचायती राज दिवस के रूप में करते हैं। तो पूछा अनुसूची 11 में जो ग्राम पंचायत का विस्तार हुआ था, इसके पास कितने अपने विषय हैं, इसके पास कितने विषय हैं, इसके बाद विषय कितने हैं, विषय अपना टॉपिक है, वो सब्जेक्ट ही टॉपिक है, तो कितने विषय को कानून बना सकते हैं? सर 29 सब्जेक्ट, 29 सब्जेक्ट, 29 सब्जेक्ट याद रखना, ठीक है। क्लियर है? अनुसूची 12 देखिए, ठीक है, चलो भाई अनुसूची 12 की बात करते हैं, अनुसूची 12, अनुसूची 12 की बात करते हैं। अनुसूची 12 जो है इसकी 34 संविधान संशोधन क्या बात करें, 74 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, 74 संविधान संशोधन, ये हुआ था 1993। लेकिन एक राशि बात, जब 73 संविधान संशोधन आपका हुआ था ना, तो इसी के साथ 1992 में ये चीजें पेश की गई थी, लेकिन उसको माना नहीं गया था, उसको माना नहीं गया था, इसीलिए 74 संविधान संशोधन आता है, इसका विषय क्या था? विषय सब्जेक्ट इसके अंदर था क्या? था क्या भाई अनुसूची में? सर इसके अंदर था नगर पालिका, नगर पंचायत लिखिए, इसके अंदर पालिका आती है, नगर पंचायत, संविधान परिवर्तन हुआ इसके अंदर से संविधान परिवर्तन भी हुआ, तो संविधान परिवर्तन हुआ है, उसको समझिए संविधान परिवर्तन कैसे हुआ है? संविधान परिवर्तन ऐसे हुआ कि सबसे पहले इसके संविधान के जो भाग है वो ऐड किया गया 90, संविधान के बाद 90 इसके अंदर ऐड किया गया, ठीक है सर। दूसरा आर्टिकल्स ऐड किए गए, आर्टिकल्स और 243 पी से लेकर जेड जी इसके अंदर ऐड किया गया, नया है बिल्कुल, ये नया है, ठीक है। ये चीज इसमें ऐड की, इसके अंदर टॉपिक की बात करूं, टॉपिक कितने इसके अंदर टॉपिक कितने विषय कितने थे? वो थे 18 सब्जेक्ट, इसके ऊपर कानून जो है उसी के ऊपर बनाया जा सकता है, ठीक है। 10वां जो अनुसूची है वो फिर से बदल, 10वां अनुसूची में बदल कानून है, यदि आप इलेक्शन जीत जाते हैं उसके बाद अपनी सीट का परिवर्तन करना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए बीजेपी में थे, आप कांग्रेस में जाना चाहते हैं, फिर मार के अंदर, तो उस परिस्थिति में आप नहीं जा सकते, उस परिस्थिति में बदल संभव नहीं है, याद रखिए 29 सब्जेक्ट 18 सब्जेक्ट, ये आपको याद रखना है, इससे नगर पंचायत, इससे नगर पंचायत, ठीक है। आज की क्लास में इतना चाहिए, बाकी का जो पोर्शन होगा इस पोर्शन का वो हम कल देखेंगे। सर एक बार 11 को बताना, 11 में पंचायती राज है, ग्राम पंचायत, सिवाय विस्तार किया गया है, ठीक है बताइए। सब प्राइवेट फर्म्स के लिए कौन कानून बनाता है, ठीक है। देखो अंशु, प्राइवेट फर्म्स होती हैं, इनके पास अपनी कानून बनाने की क्षमता होती है, लेकिन वो एक दायरे के अंदर कानून बना सकते हैं। एक प्राइवेट कंपनी एक्ट आया था जो इंडस्ट्रियल एरिया से रिलेटेड है, उसके रिगार्डिंग आया था, इसलिए जो प्राइवेट कंपनीज खुद अपने कानून बनाती है, लेकिन दायरे के कानून बनाती है, जिससे कि भारत के बनाए गए कानून प्रभावित ना हो, इस तरीके के कानून को बनाने होते हैं, ठीक है। हर कंपनी का अपना
चलो बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोग समझाएं, काफी लंबा क्लास लेने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंड इसी पर पढ़ाएंगे आप, जल्दी पढ़ाएंगे। जी हाँ, आर्टिकल 243 की सीरीज में ऐड किया गया है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब सही है मोहम्मद सर, 10वें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है? 52वां संविधान संशोधन हुआ, देख दिखाइए 52वां संविधान संशोधन दिखाइए। सर पंचायती राज राजस्थान में दिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, शुरुआत राजस्थान से हुई थी 2 अक्टूबर 1959 नागौर से हुई थी। चलो सर भक्तों का मतलब क्या है? भक्ते होते हैं कुछ काम से मिलता है, जैसे आप कहीं बाहर जाते हो तो आपको कार अलाउंस मिल गया, आप घर पे हैं तो होम अलाउंस मिल गया, ठीक है, कार अलाउंस मिल गया, कार मिल गया, साइकिल अलाउंस मिल गया, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग जो भी आपने कल पार्ट वगैरह कर लिया, इसका रिवीजन करें, तब